नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानियाँ। क्या सचमुच जेवरों की सबसे बड़ी कीमत उनकी चमक होती है या फिर उनसे भी अधिक मूल्यवान होते हैं विश्वास, ईमानदारी और रिश्तों की गरिमा? आज की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि जेवर का डिब्बा केवल एक डिब्बे की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के चरित्र, लालच, संवेदना और नैतिकता का ऐसा दर्पण है जिसमें हम कहीं न कहीं स्वयं को भी देख सकते हैं। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, कल्पना के इस संसार में प्रवेश कीजिए और सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की हृदय स्पर्शी एवं विचारों तेजक कहानी जेवर का डिब्बा। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को ट्यूशन करने के सिवा कुछ न सूझा। उनकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उसी साल उनके पिता भी चल बसे और प्रकाश जिंदगी के जो हसीन ख्वाब देखा करता था, वो सब मिट्टी में मिल गए। उनके पिता अच्छे पद पर थे। चंद्र प्रकाश को ऐसा लगता था कि उनके प्रभाव से उसे कोई न कोई अच्छी जगह मिल ही जाएगी, मगर वो सब इरादे धरे के धरे ही रह गए और अब गुजारे के लिए सिर्फ 30 रुपए माहवार की ट्यूशन ही रह गई। पिताजी ने कोई जायदाद न छोड़ी, उल्टा भूख का बोझ और सर पर लाद दिया। और बीवी भी मिली तो पढ़ी लिखी नहीं, बल्कि शौकीन मिजाज थी। उसे अच्छा खाना और अच्छा पहनना ही कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म आती थी, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने के लिए एक मकान देकर उनके इस आंसू को पोंछ दिया। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से लगा हुआ था, पुख्ता, हवादार, साफ सुथरा और जरूरी सामान से भरा हुआ। ऐसा मकान 20 रुपए माहवार से कम में न मिल सकता था। लड़का तो लगभग उन्हीं की उम्र का था, मगर बड़ा ही कुंद मिजाज, कामचोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश की बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अपना ही लड़का समझते थे। इसलिए मुलाजिम नहीं, उसे घर का आदमी ही कहते थे और घर के हर एक मामले में उससे मशविरा लिया करते थे। शाम का वक्त था। प्रकाश ने अपने शागिर्द वीरेंद्र को पढ़ाकर चलने के लिए छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ कहना है। प्रकाश ने दिल में सोचा, क्या बात है जो वीरेंद्र के सामने नहीं कही जा सकती। प्रकाश को अलग ले जाकर उमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर का पैगाम आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो वीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने जरा संशय से कहा, मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ब्याह के बाद पढ़ना हो चुका। तो अभी न करूं? तुम्हारी यही सलाह है? जैसा आप मुनासिब समझें। मैंने तो दोनों बातें बता दी। तो कर डालूं? मुझे ये डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए, फिर पछताना पड़ेगा। मेरे रहते हुए तो आप उसकी फिक्र ना करें। हाँ, मर्जी हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें करनी पड़ेगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ? रोटी की खैर मनाने वाले तालीम याफ्ता नौजवानों में एक कमजोरी होती है, जो उन्हें तल्ख सच्चाई के इजहार से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी।
बात पक्की हो गई और शादी का पूरा सामान लाया जाने लगा। ठाकुर साहब उन लोगों में थे जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री अपने 60 साल तजर्बे से ज्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये से ज्यादा कीमती थी। शादी का सारा इंतजाम प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का इख्तियार कुछ थोड़ी इज्जत की बात नहीं थी। देखते देखते एक खस्ता हाल नौजवान जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं बजाज उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया उसे घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 2-400 रुपये आसानी से उड़ा सकता था, लेकिन इतना कमीना न था। फिर उसके साथ क्या दगा करे जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया हो। मगर जिस दिन उसने 5 हजार के जेवरात खरीदे, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हजारों लाखों रुपये के जेवरात बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5 हजार के जेवर खरीदे। ऐसी चीजों को देखकर आंखें ठंडी हो जाए। सच कहता हूँ, बाज चीजों पर तो आंख नहीं ठहरती। चंपा हंसते हुए बोली, "उम, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वो पहने। यहाँ तो रो रो कर मरने को पैदा हुए हैं।" चंद्र प्रकाश, यही लोग मजे उड़ाते हैं, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं। इसलिए कहता हूँ, ईश्वर बड़ा गैर मुनसिफ है। चंपा, अपना अपना मुकद्दर है, ईश्वर का क्या कसूर है? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मजे उड़ाते। यहाँ तो रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल है। गहने कपड़े कौन खरीदे? कोई ढंग की साड़ी भी नहीं कि किसी भले आदमी के घर जाना हो तो उसे पहन लो। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ शादी में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ, बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने उसे तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। ये मुसीबत के दिन हमेशा न रहेंगे। जिंदा रहा तो एक दिन तुम सर से पांव तक जेवर से लदी होगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। गुजर होती जाए, यही बहुत है। प्रकाश ने चंपा की बात सुनकर शर्म और हया से सर झुका लिया। चंपा उसे इतना काहिल उलवजूद समझती है। रात को दोनों खाना खाकर सोए तो प्रकाश ने फिर जेवरों का जिक्र छेड़ा। जेवर उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया जेवर बनते हैं, मुझे इसकी उम्मीद न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो। जेवरों की बात सुनकर दिल जलता है। ऐसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। जेवरों से क्या खूबसूरती मालूम होती है। मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो जेवर पहनकर भी भद्दी लगती हैं। ठाकुर साहब मतलब के यार मालूम होते हैं, ये ना हवा की कहते। तुम इसमें से कोई चंपा के लिए लेते जाओ। तुम कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है? कोई फराक दिल आदमी कभी इतनी कंजूसी न करता। मैंने सखी कोई नहीं देखा
जो अपनी बहू के जेवर किसी गैर को बख्श दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की चीज दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी, मगर वे इतना बड़ा दिल नहीं रखते। अचानक प्रकाश चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। आह, चंपा के नाजुक जिस्म पर एक गहना भी नहीं, फिर भी वो कितनी शाकीर है। उसे चंपा पर रहम आ गया। यही तो खाने पीने की उम्र है, और इस उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ता है। वो दबे पांव घर से बाहर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत उनकी छत से लगी हुई थी। बीच में एक 5 फुट की ऊंची दीवार थी। वो दीवार पर चढ़ गया और ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंस दूंगा और कहूंगा, क्या चकमा दिया। कह दूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं ये क्या कर रहा है। किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो पौ बारा है। सब नौकरों पर शक करेंगे। मैं भी कहूंगा, साहब, नौकरों की हरकत है, उनके सिवा और कौन ले जा सकता है। इस तरह मैं बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक जेवर चंपा को दूंगा, जिससे कोई शक न हो। फिर भी वो जब जीने से उतरने लगा तो उसका दिल धड़क रहा था। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया। रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डिब्बा उठाकर ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी नहीं। वही डिब्बे ले गए जिसमें शादी के जेवर रखे थे। न जाने कैसे चाबी उड़ा ली, और उन्हें कैसे मालूम हुआ कि इस संदूक में डिब्बा रखा है। नौकरों की कारस्तानी होगी, बाहर के आदमी का ये काम नहीं। नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं। नियत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उड़ा ले गए। तुम जाकर उनको तसल्ली दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन जेवरों के लिए दौड़ा। एक एक चीज अपने सामने बनवाई, और चोर मुंडी काटे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा गजब हो गया माता जी। मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकुर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आया कि चोर किधर से आया। ठकुराइन ने रो कर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है। क्या होगा भगवान, तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीजें तैयार हो पाई थी। न जाने किस मनहूस समय में बनवाई गई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब की कान में कहा, मुझे तो नौकरों की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने मुखालिफत की, अरे नहीं भैया, नौकरों में कोई नहीं। 10,000 रुपये यूं ही ऊपर रखे रहते हैं, कभी एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो,
आदमी का दिल कितना जल्दी बदल जाता है। जिसने अभी तक चोरी नहीं की, क्या वो चोरी नहीं करेगा? ये कोई कह नहीं सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा। कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप इकरार करेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उनके घर की तलाशी ले ली जाए तो मुश्किल होगी। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना बिल्कुल बेफायदा है। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बात कर रहे हो प्रकाश बाबू? भला चोरी करने वाला खुद कबूल करेगा? तुम भी कभी कबूल नहीं कर सकते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल चला गया, अब क्या मिलेगा? प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी हो जो चुपके से पता लगा दे तो अलबत्ता माल निकल आए। लेकिन यहाँ ऐसे आदमी कहाँ। नसीब को रोकर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है। किसी का नाम भी निकल आए तो मुझे यही ख्याल रहेगा कि ये किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया, बाहर से तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला हुआ नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो, वहां छुपा बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए। जहां प्रकाश का पांव पड़ा था, वहां का चूना लग जाने से छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ न कह सके थे। प्रकाश ने उनके दिल की बात खोल दी। अब तो कोई शक ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, माल तो जाना था, वो गया। अब चलो आराम से बैठो। आज रुपये की कोई तजवीज नहीं होगी। प्रकाश ने कहा, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? प्रकाश, आप न कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई। मेरा दरवाजा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मकान है, 2-4 दिन में फिर आ घुसे। पर घर में अकेली एक औरत है, सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। उधर वो तो बावर्ची खाने में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ गया तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घूम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी सारी मेरे सर है। ठकुराइन थोड़ा डरी और बोली, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका खामियाजा मुझे उठाना पड़ेगा।
प्रकाश चला गया तो ठाकुर की औरत ने कहा, बड़ा लायक आदमी है। चोर इधर से आया, यही बात उसे खा गई। कहीं ये चोर को पकड़ पाए तो कच्चा ही खाए, शायद मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में हरगिज न रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के 20 रुपए देने पड़ेंगे। हम क्यों किराया दें? वो आप ही घर छोड़ रहा है। हम तो उसे कुछ कहे नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के लिए कुछ गम भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ किराया लेंगे भी नहीं, 30 रुपए में गुजर भी तो ना होगी। प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। उस घर में रहने में शंका थी, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, अक्सर तमाम दिन वहीं रहते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपए माहवार का काम मिल गया, मगर वो रुपये उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी, उसमें से एक पैसा घर के खर्च में न आने दूंगा। खाविन की मोहब्बत का ये सबूत पाकर उसे अपनी किस्मत पर नाज हुआ। देवताओं में उसका एतिकाद और भी पुख्ता हो गया। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था। चंपा ही के पास उसके ट्रंक, संदूक और अलमारी की चाबियां रहती थी। मगर जब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था, उसकी चाबी कहाँ है, इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है, इस संदूक में क्या है? तो वह कह देते हैं, कुछ नहीं, पुरानी किताबें हैं। मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी हैं। चंपा को शक की गुंजाइश न थी। एक दिन चंपा उन्हें पान देने गई तो देखा वो उस संदूक को खोले कुछ देख रहे हैं। उसे देखते ही उनका चेहरा फक हो गया। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे उसे कोई गिला होती। लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही न आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर जाता तो एक बार संदूक को जरूर खोलता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश कमरे ही में सोने लगा। जून का महीना था। गर्मी के मारे दम घुटता था। चंपा ने बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश न माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के घर नहीं होती। चोर कुछ देखकर ही जान खतरे में डालते हैं। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं, बर्तन तो है, गरीब के लिए तो अपनी हंडिया ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक खिसका कर एक तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था? ये भी कोई पूछने की बात है? झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। मैं इसे क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाया? घर में तुम रहती हो, जाने कौन। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीजें देख न ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गर्म गर्म ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ बहुत पसंद थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के लिए बोला, तश्तरी में क्या लाई? आज
न जाने क्यों बहुत भूख लगी, पेट में गिरानी मालूम होती है। अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा के दिल में कुछ शक हुआ। संदूक में क्या है ये देखने के लिए उसका दिल बेकरार हो गया। प्रकाश उसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो ताली किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बिसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की चाबी खरीद ली और संदूक खोल डाला। अरे, ये तो जेवर हैं। उसने एक एक जेवर निकाल कर देखा। ये कहाँ से आए? मुझसे तो कभी इनके बारे में बातचीत नहीं की। उसके दिल में ख्याल आया, ये जेवरात ठाकुर साहब के तो नहीं। चीजें वही थी जिनके बारे में बात किया गया था। उसे अब कोई शक न रहा, लेकिन इतनी बड़ी शर्म कि उसका सर झुक गया। उसने एकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी। इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी? ये बुरा ख्याल इनके मन में कैसे आया? मैंने तो इन्हें कभी जेवरों के लिए तंग नहीं किया। अगर तंग करती भी तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाए और चोरी जेवरों के लिए? इनका जमीर इतना कमजोर क्यों हो गया? उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से वो मोहब्बत न रही, न वो इज्जत का जज्बा। बात बात पर तकरार हो जाती। पहले दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कहते थे। आपस में हमदर्दी थी, मगर अब दोनों में कई कई दिन तक आपस में एक बात भी न होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया हुआ था, लेकिन शर्त ये थी कि नगद 10,000 रुपए की जमानत दी जाए। इतनी रकम कहाँ से आए? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से इस मामले में बातचीत चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते? प्रकाश ने सर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं। मेरे पास रुपये कहाँ रखे हैं? अरे, तुम दरखास्त तो दो। अगर सब कुछ तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी। इसकी फिक्र न करो। प्रकाश ने हैरान होकर कहा, आप जमानत दाखिल कर देंगे? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। प्रकाश घर की तरफ चला तो बड़ा उदास था। उसको ये नौकरी जरूर मिलेगी, मगर फिर भी वह खुश नहीं है। ठाकुर साहब की साफ दिली और उनके इस पर इतने एहसान उसे सदमा हो रहा है। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को रौंद डालती है। उसने घर आकर चंपा को खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। फिर 1 मिनट बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? जगह न मिलती न सही, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपये पैसे का मामला है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके पैसे भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि कोई भूल चूक होगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूँ? चंपा ने कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश सन्नाटे में आ गया। उसने चंपा को चुभती हुई नजरों से देखा, मगर चंपा ने अपना मुंह फेर लिया। वो उसके अंदरूनी ख्याल का अंदाजा न लगा सका, मगर ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदास रहना उसे खटकने लगा। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, उसके अल्फाज में कहीं तंज तो नहीं छुपा है? चंपा ने संदूक खोलकर कहीं देख तो नहीं लिया? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो उस वक्त
अपनी एक आंख भी नहीं उठा सकता था। खाने के वक्त प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का सवाल हो? चंपा ने अनमना होकर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को तसल्ली न हुई। उसने पूछा, क्या जितने आदमी बैंक में मुलाजिम हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा। तुम तो जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में ही तो तुम अपनी नीयत ठीक न रख सके, 100-200 रुपए की चीज घर में रख ही ली। प्रकाश के दिल में बोझ सा उतर गया। मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तुम्हारा इशारा उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवाय उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं, बड़े बड़े हुक्म खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने नफरत के लहजे से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना यकीन रखे, उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना गुनाह समझती हूँ। तुम्हारी शराफत सब जानती कि तुम कमीशन के रुपये जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ दिया ही है। मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपए माहवार दिए जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है, तुम्हारे यहाँ जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी न थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी कहा तुम्हारी कहारीन जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में डॉक्टर के फीस उन्होंने अदा की और दिन में 2-2 दफा पूछने आया करते थे। ये जमानत की क्या छोटी बात है, अपने रिश्तेदारों तक की जमानत तो जल्दी से कोई देता ही नहीं। तुम्हारी जमानत के नगद 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए, इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई गलती हो जाए तो उनके रुपये तो जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी मेहरबानी करे, उसके लिए हमें जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रकाश खा कर लेटा तो उसका जमीर उसे कचोटने लगा। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। दिल की स्याही उस वक्त मालूम होती है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। कोई सोशल या पॉलिटिकल कार्टून देखकर क्यों हमारे दिल पर चोट लगती है? इसलिए कि वो तस्वीर हमारी हैवानियत को खोलकर हमारे सामने रख देती है। वो जो दिल के अथाह समुंदर में बिखरा हुआ पड़ा था, इकट्ठा होकर घर से निकलने वाले कूड़े की तरह अपनी जमासत से हमें मुत्सहिस कर देता है। तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है कि अफसोस। चंपा के इन मामले आमेज अल्फाज ने प्रकाश की इंसानियत को बेदार कर दिया। वो संदूक कई गुना भारी हो गया, पत्थर की तरह उसे दबाने लगा। दिल में फैली हुई हसरतें अब शूल की तरह चुभने लगी थी। कई रोज गुजर गए। प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। इस तकरीब में उसके यहाँ मेहमानों की दावत हुई। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी वीरेंद्र और उसकी नई दुल्हन भी आए हुए। बाहर यार दोस्त गा बजा रहे हैं। खाना खाने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहाँ रहना होगा। दादा, मैं इस वक्त न जाने दूंगा। चंपा को उसकी ये जिद बुरी लगी। 4 पाइयां नहीं है, बिछौने नहीं है और न काफी जगह ही है। रात भर उनको तकलीफ देने और खुद तकलीफ उठाने की कोई जरूरत उसकी समझ में न आई। लेकिन प्रकाश बराबर जिद करता रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए।
12 बजे थे। ठाकुर साहब ऊपर सोए हुए थे और प्रकाश बाहर बरामदे में। तीनों औरतें अंदर कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। वीरू के सिराहने चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से जेवरात का डिब्बा निकाला और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई माह पेशतर वो इसी तरह लरसते हुए दिल के साथ ठाकुर साहब के मकान में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने का दर्द था, आज कांटा निकलने का। तब बुखार का चढ़ावा था और आज बुखार उतरने का। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने आहिस्ता से वीरेंद्र का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब के पलंग के नीचे डिब्बा रख दिया। फिर फौरन बाहर आकर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और घर लौट पड़ा। हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पहाड़ का टुकड़ा उठाए जिस रूहानी सुरूर का लुत्फ उठा रहे थे, वैसे ही खुशी प्रकाश को भी हो रही थी। जेवरों को अपने घर ले जाते हुए उसकी जान सूखी हुई थी, लेकिन आज डिब्बे को लौटाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो एरोप्लेन पर बैठा हुआ आकाश में उड़ा जा रहा है, ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो वीरू सो रहा था। चाबियों का गुच्छा उसके सिराहने रख दिया। ठाकुर साहब सुबह तशरीफ ले गए। प्रकाश शाम को पढ़ाने जाया करता था। आज वो बेसब्र होकर तीसरे पहर ही जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिलता है। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी अच्छी थी। जो जेवरात चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया। एक भी चीज नहीं गई, जैसे अमानत रखने के लिए ही ले गया हो। प्रकाश को उनकी बातों पर यकीन कैसे आए जब तक वो अपनी आंखों से न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 माह बाद मिल जाए। और ज्यों का त्यों डिब्बा खोलकर उसने बड़ी संजीदगी से देखा। ताज्जुब की बात है, मेरी अक्ल तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की अक्ल कुछ काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्या कहें। वीरू की माँ तो कहती है कोई चमत्कार ही है। आज मुझे भी चमत्कारों पर यकीन हो गया। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात न होती तो मुझे यकीन न आता। ठाकुर, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ाया? ऐसा किसी से? ठाकुर, कई पंडितों से। प्रकाश, तो बस ये उसी की बरकत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को एक खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले लग गई और न जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत मुद्दत के बाद उस घर वापस आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। मैं भी 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतनी खुशी हुई कि लाखों रुपए खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की अद्भुत मार्मिक कहानी, जेवर का डब्बा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर से लिखें और ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।